हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चल रहे हैं लेके, और क्लास 6 हमारा भी चल रहा है। ठीक है, तो क्लास 6 में चैप्टर 7 तक हमने हिस्ट्री को कंप्लीट किया हुआ है, और अभी हम चैप्टर 4 क्लास 6 का देख रहे हैं, ज्योग्राफी। तो हमारा आज मानचित्र होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो छोटा सा सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, सभी में आपको इसी प्रकार से पीडीएफ मिलेंगे, जिसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब आपको हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो जो ये पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे आपको मिल पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र। तो हमने जो है इसके पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो ग्लोब के बारे में पढ़ा, आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में मैं पढ़ा रही हूँ, और सिस्टमैटिक वे में ही आपको चलना है, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आता रहे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता रहे। इसीलिए आपको एनसीईआरटी करना भी होता है, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे एक देश, राज्य, जिले, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए इतना उपयोगी साबित ग्लोब नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब में जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े महासागर हैं, उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है सिर्फ। ठीक है, ये बात तो आप मानते हैं? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र क्या है, इसका पूरा परिभाषा आप अगर देखेंगे तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह मतलब कोई भी फ्लैट पेपर। ठीक है, तो ये कोई पैमाना, यानी कि कोई एक आधार, कोई पैमाना रखा जाता है, उसी के माध्यम से खींचा गया एक चित्र होता है। अभी आगे हम जितनी चीज़ें देखेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मानचित्र किस किस प्रकार के होते हैं और किसके अंदर किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट है सब मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, तो किसी प्रकार से आपको जो है नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नोट्स आपको बिल्कुल बनाना है, ज़रूर बनाना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आपका अपना नोट्स रहेगा तो आपका हथियार आपके पास रहेगा। तो और अभी जब तक आपका एग्ज़ाम का किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट ना हो जाए, आपको अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये समझदारी होती है। तो बस आपको समय का वेट नहीं करना है कि किसी एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया है तो आप बहुत ही आसानी से सब कुछ छोड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको समय पे अपना नोट्स कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी एटलीस्ट अपना तैयार रखिए, इसके बाद रिवीजन करना रहेगा बाकी। चलिए अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो देखिए आपका जो है ना स्टेटमेंट से प्रश्न बन जाता है। जो भी सीटेट वाले बच्चे हैं उनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से सभी चीज़ों को समझना है, क्योंकि इसी से आपका एक स्टेटमेंट निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है, और मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप नोट करेंगे कि मानचित्र जो है उससे हमें एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? देखिए सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो जहाँ पे आप पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जो भी प्राकृतिक आकृति है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, महासागर है, इन सभी को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। सिंपल सा है, यहाँ पे इसको समझेंगे। अब दूसरा है आपका राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र किससे संबंधित होता है? तो वो राज्य, नगर, शहर इसको दिखाता है। राज्य, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र होते हैं। और थीमेटिक मानचित्र, जो आप
इंडिया का मैप वगैरह देखते हैं वो आपका किसके अंदर आएगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिमाग लगाइए, समझ में आ गया होगा आपको कि जिस मैप की आप बात करते हैं, जो मैप आप रेगुलर देखते हैं, वो किस प्रकार का मैप है, किस प्रकार का मानचित्र है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको सभी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए थीमेटिक मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए कि इन मानचित्रों की दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। आगे देखते हैं दूरी कैसे है, तीनों को समझेंगे, दूरी को भी, दिशा को भी और प्रतीक को भी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। दूरी में बात करें तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी को कैसे निश्चित किया जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक लगे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। वो पैमाना कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दिखाना है, तो 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर वहाँ पे मान लिया जाए, ये एक पैमाना के रूप में मान लिया जाए। तो 1 सेंटीमीटर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, भी वही वैसा ही कुछ होगा। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो क्या है उदाहरण, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है मान लीजिए। तो इसे मानचित्र पर कैसे दिखाया जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त कर दिया जाएगा, 2 किलोमीटर को, 10 किलोमीटर को। तो इसका मतलब क्या है, 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार के पैमाने पर किसी मानचित्र को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये पैमाना रखना, तभी आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि अगर हमें 20 किलोमीटर दिखाना है तो 4 सेंटीमीटर की दूरी वहाँ पे दिखाई जाएगी। तो इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है, यही पैमाना है जो दूरी को निर्धारित करता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थान की दूरी का पता लगा सकते हैं, जो कि ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको उस मानचित्र का पैमाना पता है, हर मानचित्र का अपना अपना पैमाना होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, अब बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल को दिखाना है। अब हमें कोई छोटा सा गांव नहीं दिखाना है, किसी का घर नहीं दिखाना था जो 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में डिनोट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दर्शाया जाए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो ये आपका हो गया छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अब देखिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर का दिखाएंगे। इस प्रकार से मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल बड़ा होगा तो पैमाना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और क्षेत्रफल छोटा होगा तो पैमाना बड़ा हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन में। तो ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, इसीलिए आपको क्लासेस देखना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके दिमाग में एक बार सेव हो जाए, और उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगा वो चीज़, तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। और ये आपको उसी दिन करना है। इतनी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल निश्चिंतता से आपको करनी पड़ेगी, और आपके अंदर अगर रेगुलरिटी होगी तो निश्चित रूप से आप इसको कर भी पाएंगे। तो जिस दिन आप क्लास देखते हैं उसी दिन आपको रात में बैठ के उसके नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर है अभी तो, और हाईलाइट क्योंकि मैंने कर दिया है, तो आप आसानी से वहाँ पे जाएंगे, जो भी बातें मैंने आपको कही हैं वो आपको देखते ही याद आने लगेगा। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका
प्रयोग कर सकते हैं हम। देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जो छोटे पैमाने की अगर हम बात करें तो छोटे पैमाने में हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि डिटेल में सभी चीज़ें होती है। तो ये बात तो वैसे ही आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से आपका एक बना हुआ है, इसको देखिए। अब ये एक प्रकार का मैप है जो कि क्या है, बड़े पैमाने, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पेड़ है, खेल का मैदान है। तो ये आप बताइए कि ये बड़े पैमाने का मानचित्र है या छोटे पैमाने का मानचित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग किया गया, ज़्यादा जो है बारे में बताया गया है, ताकि आपको कहीं जाना है, अगर मान लीजिए आपको जो है विद्यालय जाना है तो उसके आसपास का आपको सारा कहानी यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें तो ज़्यादा डिटेलिंग है ना, ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। तो ये किस के अंदर आ जाएगा, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो है किस पैमाने की मैप है। ठीक है, अब देखिए विकास का घर है, यहाँ पे शीला का घर है, यहाँ पे करीम का घर है, यहाँ पे फल का उद्यान है। और इस प्रकार से देखिए आपका पैमाना भी यहाँ पे निश्चित किया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वह 10 मीटर यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये कितना दूर पड़ रहा है। ये आपका उत्तर साइड है, आपको पता है ये आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, और इधर इधर आपका वेस्ट होता है और इधर आपका ईस्ट होता है। तो ये आपको पता है इतनी बातें। तो इसी प्रकार से ये एक गांव का मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, ये गांव का मानचित्र है, और यहाँ पे आप जाना चाहें शीला का घर तो आप आसानी से इस मैप को देखते हुए जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ मान लीजिए आप विद्यालय के पास पहुँच गए हैं तो आपको पता है कि सीधा आपको चलना है पश्चिम की तरफ और आप पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका पूरा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधान दिक बिंदु, ये है दिक्सूचक। ये प्रधान दिक बिंदु आप जान रहे हैं, जिसको आपको पता है कि ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, चूँकि ये आपका उत्तर था और ये आपका पूरब था, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये बातें वैसे आपको पता होंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ईस्ट है, यहाँ पे ये पूर्व है। ठीक है, ये पूर्व है, तो और ये आपका दक्षिण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, दक्षिण है। अब ठीक वैसे ही यहाँ पे क्योंकि आपका पश्चिम है, पश्चिम ऐसे लिखते हैं, प और बिंदु लगाएंगे, तो पश्चिम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसीलिए दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। और ये वाला इलाका आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका दिशा है वो क्या हो जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, उत्तर और पश्चिम, और ये आपका उत्तर। इस प्रकार से ये पूरा लिखाता, आपको पता होगा, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये उसी तरह से आपका दिशा निर्धारित करने के लिए दिक्सूचक रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी दिया रहता है। अब देखिए अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है, यानी कि उत्तर लिखा होता है। या तीर का निशान उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है। ये आपको दिशा समझ में आ गया होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से रहता है। और मुख्य 4 दिशाएं हैं, और ये प्रधान दिक बिंदु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रधान दिक बिंदु कहलाते हैं। बीच की 4 जो दिशाएं हैं, जो उत्तर पूर्व हैं, जो दक्षिण पूर्व हैं, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, ये आपके बीच की 4 दिशाएं जो हैं, ये जो है ये दिशाओं को सही तरह से सही स्थिति बताने में मदद करते हैं। लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो 4 है, ये क्या है, ये प्रधान दिक बिंदु है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बच्चों को दिया गया है, उसको हम छोड़ते हैं। और देखिए
इस दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। यह एक यंत्र है दिक् सूचक, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्रतीक की तरफ। सिंबल क्या होता है, सिंबल देखते हैं। सिंबल इस प्रकार का होता है आपका। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोई भी आप मानचित्र को अगर समझना चाहेंगे तो उसके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। जैसे ये वाला जो है ये बड़ी लाइन दिखाता है, ये जो है ये मीटर लाइन दिखाता है, और ये आपका रेलवे स्टेशन। अब सड़कें, सड़कों में देखिए पक्की सड़क है तो इस प्रकार से 2 लाइन होंगे, और अगर कच्ची सड़क है तो इस प्रकार से लाइन होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाते हैं, मैप में आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, कहाँ पे किस प्रकार की सड़कें हैं, कहाँ पे कच्ची सड़कें, कहाँ पे पक्की सड़कें हैं। सीमा दिखाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा तो क्या दिखाएगा, इस प्रकार से हल्का गाढ़ा रहेगा, डार्क रहेगा। राज्य दिखाना है तो इस प्रकार से, और जिला दिखाना है तो इस प्रकार से रहेगा। नदी में कुआं दिखाना है, देखिए नदी दिखाना है तो इस प्रकार से रहेगा, कुआं दिखाना है तो ऐसे ब्लैक होल रहेगा, तालाब दिखाना है तो इस तरह से घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि तालाब आपको पता है पानी होता है और ज़मीन ऐसे घिरा हुआ होता है, तो इस प्रकार से रहेगा। नहर आपका इस प्रकार से दिखता है, और पुल आपका इस प्रकार से सिंबल दिखाया जाता है मानचित्र में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऐसे भी कभी कोई मैप से कुछ समझने की ज़रूरत है तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मंदिर है तो इस प्रकार से शो होगा, गिरजाघर है तो इस प्रकार से शो होगा, मस्जिद है तो इस प्रकार से, और छतरी है तो इस प्रकार से शो होगा। पोस्ट ऑफिस तो PO लिखा रहेगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है तो यहाँ पे PTO लिखा रहेगा, और पुलिस स्टेशन है तो PS लिखा रहेगा। बस्ती है तो इस प्रकार से लाल रंग से रहेगा, और कब्रिस्तान है तो इस प्रकार से सिंबल रहेगा, ठीक है। पेड़ है तो इस प्रकार से रहेगा, घास है तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे सिंबल जहाँ से आप मानचित्र को समझ सकते हैं। अब देखिए, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है, और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं, इनको दिखाना संभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए कुछ निशान जो है निर्धारित किए गए हैं, इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके इसे दर्शाते हैं। ये प्रतीक जो है ये कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी आप इस सिंबल के माध्यम से जो है दिशाओं के बारे में आप समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इसकी एक अपनी अलग भाषा है जो एक सिंबॉलिक रूप में आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इन प्रतीकों के जो उपयोग है उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब हर देश के जो नागरिक है वो एक ही चीज़ समझेंगे। अगर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, इसको नदी ही समझेंगे, सभी नदी समझेंगे। तो ये रूढ़ होता है। रूढ़ मतलब क्या होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। रूढ़ प्रतीक है यानी सभी के लिए एक जैसा। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं ये वाला, अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे आपका तालाब है, ठीक है, नदी है, यहाँ पे मंदिर है, विद्यालय है। तो यहाँ पे एक गांव का पूरा आसपास का क्षेत्र का मैप बना हुआ है। तो आप सिंबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। रंग का उद्देश्य किस लिए, तो देखिए नीला रंग जो है वो जलाशय को दर्शाता है, जो पानी होता है उसको दर्शाता है। भूरा रंग जो है वो पर्वत को दर्शाता है। पीला रंग पठारों को, और हरा रंग मैदानों को दर्शाता है। ये इम्पॉर्टेंट भी है और आपको पता होगा आसानी से। अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है, तो रेखा चित्र एक आरेखन है
जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ये आपका जो है पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझेंगे। रेखा चित्र से संबंधित क्या है, तो यहाँ पे ये पैमाने पर आधारित नहीं होता रेखा चित्र, यह याददाश्त पर आधारित होता है, स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। आप भी मान लीजिए कहीं आपके मित्र आने वाले हैं, आप उनको फ़ोन करके बताते हैं कि अच्छा देखो वहाँ पे आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा, इसके बाद आपको मॉल मिलेगा, इधर से आप राइट होके आना। राइट होके आएंगे तो आपको एक तालाब दिखेगा, ठीक है, तालाब से आपको बस सीधा आते जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ेंगे तो मेरा घर आ जाएगा। इस प्रकार से आप एक कच्चा आरेख बनाते हैं जो बिना किसी पैमाने के होते हैं, इंच टेप से माप के नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपके जो है ऑप्शन में दिया रहेगा इस प्रकार से कि बिना पैमाने के किसी आरेख को जो खींचा जाता है वो क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए आसानी से। अब देखिए खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही खाका कहलाता है। कैसे, तो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई जानना है, चौड़ाई जानना है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया गया है। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र को खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कमरे का लंबाई चौड़ाई जो है उसका खाका, और भी थोड़ा डिटेल में चला जाता है तो आपका खाका कहलाता है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो क्लास 6 में आपके चैप्टर उतने बड़े नहीं हैं, बहुत ही आसानी से आप बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको सुन के सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद भी आ जाएंगी। और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके बाद जो आपको यहाँ पर कुछ 4-5 आपको MCQs दिए होते हैं, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे आपके वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक। ये आप मुझे 1 का क्या आंसर होगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नीले रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने के लिए किया जाता है, जलाशय, पर्वत या मैदान, ये भी मुझे आप बताएंगे। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए, प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी को मापने के लिए। इंपॉर्टेंट है, देखने में ईजी लग रहा होगा पर इसको ज़रूर आप बना के देखिएगा। पैमाना आवश्यक है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीकों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ज़रूर हैंडल किया कीजिए, और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये सारे PDF आप यहाँ पे पा सकते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। पसंद आ रहा है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।